हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजी लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो ये सिविक्स का चैप्टर 3 है और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो ये जो नया चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो पहले, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड ही क्यों करना है। अब क्या होता है ना, इंडिया जिसे हम आज जानते हैं वो आज़ाद हुई थी। इसके अंदर मैं आपको जो आपके पेपर्स में मोस्टली ये जो मैं बताऊंगी ये पक्का नहीं कि पेपर में आएंगे, हाँ मतलब ये मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है, मोस्ट पॉसिबल, सबसे ज़्यादा पॉसिबल। तो और सारा वैसे तो नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा और इन पे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो है, कब इंडिपेंडेंट हुई थी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इंडिया जैसे कि हम जानते हैं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इसके अंदर हमें अलग अलग टाइप की सोसाइटी के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे और स्ट्रगल में सभी ने पार्ट लिया था। वो सभी लोग किससे इंस्पायर हुए थे? आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि उन्हें कॉलोनियल रूल के अंदर ये सब नहीं मिल रहा था, ना उन्हें फ्रीडम मिल रही थी, ना उन्हें इक्वालिटी मिल रही थी, और उनकी खुद की कंट्री के, हमारी खुद की इंडिया कंट्री के हम डिसीजंस नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पीपल इसी डर से रहते थे कि अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ भी पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ भी थोड़ा सा भी अग्री नहीं करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डेंजर फेस करना पड़ता था अगर वो इनके डिसीजंस को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते थे। तो हम कुछ भी पूछ नहीं सकते थे, जो ये बना रहे हैं बस। तो अब क्या होता था, ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ये बदल गई। फिर हमें लगा ये बहुत हो चुका है। फिर उसके बाद हमने 1947 में रिबेल कर दिया। अब क्या होता है, अब हम सभी ने पार्ट लिया, फिर सिचुएशंस बिल्कुल बदली। जब हमें अपनी इक्वालिटी, हमें पता चला कि हमारा कितना राइट है हमारी कंट्री पे, ये क्यों जम रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को ओपनली क्रिटिसाइज़ करने लग गए और उनसे अपनी डिमांड्स मांगने लगे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर में, उनका एक हक है कि हमें भी पता चले कि हमारे में क्या बजट चल रहा है, हमारी कंट्री में क्या बजट है, कितना पैसा आप अपनी कंट्री, यूरोप, क्योंकि जितना भी पैसा आता था वो तो यूरोप में भिजवा रहे थे। तो कहते कि हमें भी तो पता चले कि कितना बजट हो रहा है हमारी कंट्री का। हम तो बस कुछ भी नहीं, हमें लग ही नहीं रहा हम अपनी कंट्री में रहते हैं, सब तो आप ही संभाल रहे हो। और अब ये इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसने क्या किया, इसने अलाउ किया कुछ इलेक्टेड, इसने कहा कि ठीक है, अभी ने पता चल गया कि भाई ये इंडियंस अपने रूप में आ चुके हैं। तब उन्होंने कि कुछ इंडियंस को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है, आप लोग भी कुछ को कर दिया कि हाँ, और वो भी वो जिन्हें ब्रिटिशर्स इलेक्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें जो है ना, जो अब उन्हें लग रहा था कितनी डिमांड्स कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने सभी एडल्ट्स को राइट नहीं दिया था वोट करने का। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा कि जो कॉलोनियल रूल था उसके अंदर हमें बिल्कुल कितने लोगों ने स्ट्रगल किया। तो हमारे माइंड में था, नेशनलिस्ट के माइंड में, कि हर एक पर्सन इंडिया का इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उन्हें इंक्लूड करना चाहिए पार्टिसिपेट मेकिंग। तो हमें क्यों सोच आई थी, हमें जो बेसिकली जो हमारी थिंकिंग थी ना कि ये होना चाहिए, वो इस स्ट्रगल की वजह से ही हुई थी। अगर हमारे साथ कभी स्ट्रगल नहीं होता ना, तो हमारे पास इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कभी बन के नहीं आता। तो क्या हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि इस इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये भी नहीं कि कुछ भी करने लग जाए, मतलब जैसे बिल्कुल बंधे हुए हैं, वो भी बिल्कुल बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो डिसीजन मेकिंग में जो भी डिसीजंस बन रहे हैं हमारे लिए, उसमें पार्ट ले सकें। तो अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस आने के बाद क्या हो गया, हम बन गए सिटीजन्स फ्री इंडिया के,
एक फ्री कंट्री के, यानी कि अब हमारा भी राइट है, हम भी अगर हमें गवर्नमेंट की चीज़ अच्छी लगी ठीक है हम उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, और अगर हमें बुरी लगी तो हम बुरा भी बोल सकते हैं। अगर हमें कुछ डाउट है तो हम अपने प्रोटेस्ट से बातें करके कैसे भी करके गवर्नमेंट तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, और जिससे गवर्नमेंट हमारी बातों पे काम करेगी। अगर वो काम करेगी तो ज़रूर ही बदलाव होगा। इसका तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अब वो जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कर सकती जैसा वो चाहती है। गवर्नमेंट को जो है पीपल की नीड्स भी देखनी पड़ेगी, डिमांड्स भी। ऐसा नहीं कि सारा पैसा अपने पास ही रखे, अब पीपल्स की नीड भी देखेगी, डिमांड भी, और लोग जो हैं उन्हें भी रूल्स मानने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट जो है उनकी भलाई के लिए बनाएगी, और ये फ्री कंट्री होगी। जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस थी फ्रीडम स्ट्रगल की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ करी, अब बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो उनका स्ट्रगल है, उन्हें एक और बात याद आई, जैसे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने सभी एडल्ट्स को वोट टू राइट नहीं दिया था। उन्होंने सभी सिटीजन्स को वोट टू राइट नहीं दिया था, उन्होंने कुछ ही सिटीजन्स को वोट टू राइट दिया था। तो हमारे फिर सभी लोगों को लगा कि जिन लोगों ने फील किया था कि हमें राइट नहीं मिल रहा, तो ना गवर्नमेंट बेसिकली उन्हें वोट नहीं देते थे जो नेशनलिस्ट हुआ करते थे, जो आईएनसी के लोग। वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत बार पूछा गया है कि किसने और किस ईयर में 1885 में किसने और किस रूलिंग पार्टी ने सबसे पहले डिमांड की थी कि हमें भी राइट मिलना चाहिए अपना बजट को डिस्कस करने का और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कैसे रूल्स बन रहे हैं। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, हम पूरे ब्रिटिशर्स के ऊपर थे कि ये क्या कर रहे हैं, हम कुछ पूछ ही नहीं सकते थे, हम पूछ ही नहीं सकते। तो वो जो बजट बनाते थे ठीक है, वो जो करते रहते थे जो वही चलता रहता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई, इसके अंदर all the adults of a citizen have the right to vote। तो इसके अंदर क्या था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, वो तो ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो आप ये लिखोगे दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हो दैट ऑल एडल्ट्स अबव 18, all the adult citizens of the country above 18 have the right to vote। People and their representative। The take-off point for a democracy is the idea of consent, the desire, the approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of the citizen। क्या हो रहा है ना इसके अंदर, जो हमारा डेमोक्रेसी का मेन मोटिव है, आप बोलिए जो हमारा मेन मोटिव है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि कंसेंट का आइडिया क्या है, मतलब उसके लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों का डिज़ायर, यानी कि लोगों की इच्छा। लोग इच्छा क्या करते हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर पीपल की डिज़ायर, पीपल की इच्छा और अप्रूवल होता है, उनकी हामी भरना। बिना उनकी हामी भरे कोई काम नहीं हो सकता। बिना, देखिए अब आप वोट करने जाते हो, आपकी हामी आप हाँ नहीं भरते कि मतलब आप उसको नहीं भरते हाँ, तो क्या वो बनता है? अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए एक रूलिंग पार्टी ऐसी है जिस पे आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं, आप उसे नहीं करते, वो आपकी अप्रूवल नहीं, उसके पास आपका अप्रूवल नहीं है, तो वो नहीं बन सकती। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नेशनल पार्टी को ले लेती हूँ, आप बीजेपी या एएपी है या आईएनसी। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, अगर आपको बीजेपी, ठीक है, अगर आपको इसको करना है, तो अगर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में
बीजेपी को वोट करना है तो आप बीजेपी को करोगे। आपकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एपी को वोट हो रहा है, ओके, आम आदमी पार्टी विच वी से। तो अगर किसी को आम आदमी पार्टी को वोट करना है बेसिकली, ठीक है, तो वो आम आदमी पार्टी को करेगा। अगर वहाँ के लोग जो हैं उन्हें एएपी पे विश्वास है, बीजेपी, आईएनसी एंड ऑल अदर पार्टीज़, तो उसे जिस भी पार्टी पे विश्वास होगा वो उसकी मर्ज़ी होगी, अप्रूवल। और सभी इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए पीपल का डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक डेमोक्रेसी में? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये देखिए इसका आंसर ये रहा, इसलिए इसकी सिंगल लाइन रीडिंग करवा रही हूँ मैं चैप्टर की। इसका क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कि वाई पीपल्स डिसीजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर ये रहा, इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो क्या होता है, डिसीजन ऑफ पीपल होता है, लोगों का जो डिसीजन होता है, जैसे कि मैंने बताया, उसी से हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सकती है और उसी से हम ही उसके फंक्शन के बारे में सोचते हैं। हमें पता है कि भाई बीजेपी ऐसा फंक्शन करेगी, एएपी ऐसा, तो हमें लगता है कि चलो एएपी अच्छा फंक्शन नहीं करेगी, बीजेपी अच्छा नहीं करेगी, आईएनसी अच्छी नहीं करेगी, तो कोई भी जो भी आपको पार्टी पसंद है आप उसे ही तो वोट करते हैं ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको फोर्स किया जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप खुद की मर्ज़ी से आपको जो पसंद है वही वोट करते हैं। और तो अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है, द बेसिक आइडिया इन दिस डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ कि इंडिविजुअल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इंडिविजुअल, एक सिटीज़न है। हर एक डेमोक्रेसी के लिए एक एक सिटीज़न इम्पॉर्टेंट है। वो कभी भी किसी ग्रुप को नहीं लेके चलता, वो हमेशा एक सिटीज़न को लेके चलता है। अब क्या होता है कि हमें जो है इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। उन्हें सिटीजन्स पे ट्रस्ट है तो हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए। अब हम गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देते कैसे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर भी ये बात हुई थी ना, अप्रूवल मैंने बताया था, बिना अप्रूवल के कोई काम नहीं होता है ना। तो अब क्या होता है अप्रूवल में, एंड मैं पहले आपको इस पैराग्राफ की क्वेश्चंस बता देती हूँ। इसका ये क्वेश्चन होता है, एक ये भी क्वेश्चन बनता है, वाई एन इंडिविजुअल पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो इसका होगा एक इंडिविजुअल जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है डेमोक्रेसी में क्योंकि यही गवर्नमेंट को फॉर्म करता है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। तो इंग्लिश में वी विल से एन इंडिविजुअल इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज इट ओनली फॉर्म्स द गवर्नमेंट थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, एंड अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो ये पूरा पैराग्राफ। तो अब देखिए, अब ये अप्रूवल देता कैसे है, तो वन वे ऑफ डूइंग जैसे है वो होती है इलेक्शंस के थ्रू, वन वर्ड आंसर में थ्रू इलेक्शंस। पर वो अब इलेक्शंस होते कैसे हैं, जो पीपल हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है। और जो है अब वो जो है then one group from among these elected representative forms the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides in government in sense. People through their chosen representative forms the government and also control it. तो अब देखिए अब क्या होता है, अब होता ये है कि पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो उन्हें चाहिए, अपना बंदा, मतलब अपनी तरफ से जो उन्हें बंदा चाहिए जिन पे उन्हें पूरा का पूरा विश्वास है। अगर आपको किसी भी पार्टी के किसी भी बंदे पे विश्वास है तो आप हमेशा उसे ही वोट देते हैं। अब क्या होता है, उनमें से एक ग्रुप, उन सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में से जितने भी इलेक्टेड हैं उनमें से एक ग्रुप जो है वो जीतता है ना।
कोई भी, जैसे बीजेपी हमने देखा था कि इस बार तो बीजेपी जीती है ना, तो बीजेपी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए, तो अब देखिए सभी में से हम देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी कि किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, आप सभी वोट करते हैं, आप सभी ने वोट किया, फिर किसी और में से, फिर किसी, तो पूरी कंट्री में चेक करते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला, और फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो इसमें पहले तो हमने ही इलेक्ट किया ना उस बंदे को, तो इससे जो पीपल हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। इससे क्या होता है, दिस इज़ हाउ जो इससे क्या होता है, हम गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं थ्रू आर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि हाउ डज पीपल कंट्रोल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो हाउ डज पीपल कंट्रोल गवर्नमेंट, तो थ्रू देयर चूजन या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो कि मेडअप ऑफ, जो कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से, हमारे सभी रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हमारे ऑल टुगेदर, आप देखिए कितने हमारे कितने सारे जो हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, अभी हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे करते हैं, ये लोग कंट्रोल और गाइड कैसे करते हैं। और इसी के अंदर हमारे जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं। तो इससे हमारी गवर्नमेंट भी फॉर्म हो गई और वो उसे कंट्रोल भी करते रहते हैं। तो हमने गवर्नमेंट भी फॉर्म करी, जो एक ग्रुप था जिसके सबसे ज़्यादा वोट मिलते, लाइक हमने देखा इस पर हमने बीजेपी फॉर्म करी थी, तो जिन लोगों को बीजेपी ज़्यादातर पसंद थी, बिकॉज ज़्यादा वोट उसको मिले थे पूरी कंट्री में से, तो पूरी कंट्री में से देखा गया कि किसको ज़्यादा वोट मिले हैं और उसको गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, अब क्या होता है, इस सेंस से जो पीपल हैं वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। वो कैसे फॉर्म करते हैं, अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव से, और उसे कंट्रोल भी करते हैं। तो the above idea has been important theme in your class 6th and 7th social and political life textbook. You are familiar with how तो अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा रिकैप किया है। यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए। आपको पता है कि एमएलए क्या होता है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसीजन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो इसके अंदर किसकी बात हो गई, दूसरी चाइना, यानी कि दूसरी हमारी दूसरी कंट्री, तो इसका किसका काम होगा, सेंट्रल। इसके अंदर किसका काम होगा, इसके अंदर हमें एक स्टेट के बोर्ड के एग्ज़ाम डिसकंटिन्यू करवाने हैं, तो इसका क्या होगा, स्टेट का काम है ना। और इसके अंदर अजमेर और मैसूर का है, और वो भी ट्रेन का काम है, तो ट्रेन का सारा काम सेंट्रल संभालती है, तो इसका भी होगा सेंट्रल। और अगर न्यू ₹1000 का नोट, अभी नोट जो है वो कौन लागू करता है, हमारा सेंट्रल। तो जैसे कि आपने पढ़ा है, इसका 5th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पंचायत हो, विधान सभा हो या पार्लियामेंट हो, उन्हें हम फिक्स टाइम के लिए नहीं करते, वो जो हैं बदलते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम उन्हें फिक्स टाइम के लिए क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर है कि तो अगर हम उन्हें फिक्स टाइम के लिए करेंगे तो वो जो हैं अगर हम उन्हें रेगुलर इंटरवल पे नहीं करेंगे, जो भी उनका टाइम पीरियड है, तो उससे क्या होगा, अगर आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड तो नॉट फॉर लाइफ। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं जिसकी वजह से वो अपना काम जो है, मैं इसे इंग्लिश में बताती हूँ। द इलेक्टेड मेंबर तो द इलेक्टेड मेंबर are elected for a fixed period of 5 years because election at regular interval keep them accountable on their toes and that inspires them to work for people. Okay, तो इसकी पिक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पार्लियामेंट की पिक्चर है।
तो ये जो है देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसे हम संसद भी बोलते हैं। तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग है। तो इसका एक फीचर है, ये क्या है, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। मैं आपको पार्लियामेंट के फीचर्स भी बताऊंगी। इसके अंदर 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा होता है अपर हाउस, लोकसभा होता है लोअर हाउस। राज्यसभा इसकी जो है पूरी स्ट्रेंथ होती है, तो इसके अंदर 245 होते हैं और इसका चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। और इसके अंदर ये जो है हाउस ऑफ द पीपल होता है, इसके अंदर ये लोअर हाउस होता है और इसके अंदर 545 होते हैं और इसे एक स्पीकर संभालता है। अब आ जाता है हमारा रोल ऑफ द पार्लियामेंट। क्या, रोल ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब क्या हुआ था, जैसे कि हमने देखा 1947 में हमारी रिबेल हुई थी हमारी इंडिया की। तो क्या हुआ था उसके अंदर, उसके बाद से हमें जो है पार्लियामेंट में विश्वास होने लग गया। वैसे जो है इसके अंदर पिछले में एक और क्वेश्चन हमारा बन सकता था, व्हाट इज़ पार्लियामेंट। तो ये जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दे टुगेदर एंड कंट्रोल दे टुगेदर फॉर्म। तो ये होगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दे टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो अब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं 1947 में हमारी जो रिबेल हुई थी उसके बाद से इंडियन पार्लियामेंट जो है वो लोगों के लिए विश्वास बन चुका है, वो लोगों के लिए विश्वास बन चुका है जो उनका डेमोक्रेसी में है। ये जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है एंड गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। तो अब ये क्या बन चुका है हमारा, ये जो है हमारी पार्टिसिपेशन बन चुकी है। ये जो है पार्टिसिपेशन होते हैं जो कि लोग करते हैं। तो अब देखिए लोग डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में अपनी बनाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्टली ना जाके सीधा, ये लोग डायरेक्टली ना जाके इनडायरेक्टली जाते हैं। हम लोग कैसे, हम लोग इलेक्ट करते हैं और वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रॉब्लम होती हैं वो जाके बताता है। और डिसीजन मेकिंग में जो, क्योंकि देखो जो बंदा हमें पसंद आएगा वो हमारे बिहाफ पे ही तो जा रहा है। हमने जो बंदा पसंद किया हमारे यहाँ से वो हमारे बिहाफ से जा रहा है, तो हम ही तो गए हैं मतलब। बिकॉज देखिए हमने अपने चहीते बंदे को भेजा है, जो जिस पे हमें विश्वास है, ट्रस्ट है, फेथ है, तो उसको हमने भेज दिया पार्लियामेंट में एज अ एमपी। तो अब क्या होगा, वो वहाँ पे गया है तो अब वो हमारे लिए डिसीजंस बनाएगा, वो कंट्री के लिए डिसीजंस बनाएगा और वो वहाँ पे जाके ये भी बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, और वो जो है हमारी जगह डिसीजन मेकिंग में बैठेगा। बिकॉज देखिए कितनी जनता है, सभी को तो नहीं बिठा सकते ना, इसलिए लोगों से उनकी राय पूछते हैं कि आपको कौन चाहिए अपनी पार्लियामेंट में, आप किस मेंबर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस मेंबर को बिठाना चाहोगे। तो अब क्या होता है, उसके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दी पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है क्योंकि ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती है। अब क्या होता है, वो जो हमारे इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर की तरह ही होते हैं। बस स्टेट लेजिस्लेचर होता है जो हमारे, जब हम एमएलएज़ को चुनते हैं, बस उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टेट की छोटी कर दी जाती हैं और इसके अंदर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बहुत बड़ी कर दी जाती हैं एक स्टेट की। ठीक है, तो ये जो है लोकसभा जो है वो 5 साल के बाद इलेक्ट की जाती है कंट्री। अब ये कोई होता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं अब फ्रेंड्स। अब ये होता कैसे है, हाउ डज इट हैपन्स। तो अब क्या होता है, कंट्री हमारी न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है। हमारी कंट्री बहुत ही सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटी हुई है। तो अब क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्सन को इलेक्ट करती है। हर एक बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बंदे को करती हैं, वो जो भी बंदा करती हैं वो पार्लियामेंट में जाता ही जाता है। तो चाहे उसे एक ही सीट क्यों ना मिली हो, वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो क्यों ना इलेक्ट हुआ है, वो जाएगा ही जाएगा। और अगर उसे 245 कॉन्स्टिट्यूएंसी ने भी इलेक्ट किया है, ठीक है, तो भी वो अगर उसे जितनी भी सीट्स मिली हैं, अगर उसे 0 से ज़्यादा सीट्स मिली हैं, मतलब वो जाएगा ही जाएगा।
तो अब जो है जिन्हें हम कर लेते हैं, तो क्या होता है, मान लो ये हमारा देश है स्क्वायर में, ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे ही ठीक है, बहुत वैसा बन चुका है। अब एक स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक स्टेट की एक हिस्से से, तो बेसिकली आई थिंक सो हमारी बुक में मैप दिया हुआ है ना, आपकी बुक में, हाँ मैप गिवन है, देखिए एक स्टेट उठा लेते हैं, ये ब्लू पोर्शन वाली उठा लेते हैं। क्या होता है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से बांट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है देश को। अब सभी जगह इलेक्शंस होते हैं, हर एक देश में हर एक पार्ट में इलेक्शंस होते हैं। तो क्या होता है, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपना 1-1 इलेक्ट करती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से एक इलेक्ट हुआ, आपकी कंट्री आपकी स्टेट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनसे इलेक्ट हुआ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका एमपी कौन है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं तो दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो इसमें दिल्ली का बताती हूँ। तो क्या होता है, दिल्ली के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो वो अब वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बन चुकी है। तो अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से इलेक्शंस होते हैं, यानी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन देती है। अब उसने एक एमपी को चुना, फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनेगी, फिर तीसरी, तो सभी अलग अलग, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पसंद है, लाइक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने किसी बीजेपी को चुना, किसी ने एएपी को चुना, हर तीसरी ने भी बीजेपी को चुना, चौथी ने एएपी को, और 4th 5th 6th ने और 7th ने आईएनसी को चुना। तो ये उनकी मर्जी है, उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन चाहिए, ओके, उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन चाहिए। तो अब क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाता है, कि एमपी को चुन लिया जाता है, फिर सभी मिलते हैं और देखते हैं कि कौन सा एमपी कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। ऐसी लिस्ट बनाई जाती है, सभी की लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सा, एक बीजेपी मान लेते हैं, एएपी, क्योंकि मुझे अभी तो इतनी ही याद आ रही हैं नेशनल पार्टीज, आईएनसी। तो क्या होता है, बीजेपी में से सीट्स देखते हैं, फिर इसके में से, फिर इसके में से, ठीक है। तो तीनों के में से देखते हैं कि किसकी सीट्स सबसे ज़्यादा थी, जिसकी सीट सबसे ज़्यादा होती हैं वो रूलिंग पार्टी बन जाता है। तो फ्रेंड्स अभी तो हमारा चैप्टर बहुत बचा, हमें स्पीड में करना होगा। तो क्या होता है ना, जो कंट्री है उसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक बंदा इलेक्ट होता है और वो एक बंदा जाके पार्लियामेंट में बैठता है और सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं सभी के सभी ये एमपी बन जाते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं ना ये एमपी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने वोट किया, जिस बंदे को हमने वोट किया, ठीक है, जिसको हमने वोट किया वो बन गया, ओके। तो क्या होता है, ये एमपी जो है फिर सभी एमपी को मिला के पार्लियामेंट बनता है। इलेक्शंस के बाद ये जो पार्लियामेंट है वो जो है उससे कुछ फंक्शंस करने होते हैं, वहीं हम देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि कौन सा एमपी किस पार्टी से बिलोंग करता है, और हर एक पार्टी जो है और फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी बनना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनना है,
तो उसको मेजॉरिटी रखनी ही होगी, उसको इलेक्टेड एमपी की, यानी कि उसके पास इलेक्टेड एमपी ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट बन पाएगी। तो जैसे कि 543 होते हैं 2 एंग्लो इंडियन जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट से, वो होते हैं मेंबर्स इन लोकसभा पर। अगर उन्हें बनना है तो उनको कम से कम मेजॉरिटी होनी चाहिए, हाफ, यानी कि उन्हें जो भी नंबर है 540, उनको 543 में से हाफ ऑफ द नंबर चाहिए होते हैं। और जो भी रूलिंग, जिसको 245 मिल जाते हैं, वो बन जाती है हमारी रूलिंग पार्टी। और जो ओपोजिशन होता है वो बनता है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो कि हमारी मेजॉरिटी पार्टी का हिस्सा नहीं होती। अब जितनी भी पार्टीज़ बची, जिसको मान लीजिए किसी को 1 वोट मिला, देखिए जैसे यहाँ पे 1 का है जिसको 2 वोट मिला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इसे अपनी ही स्टेट से वोट मिले हैं 2। मुस्लिम लीग केरला कमेटी, इसे भी 2 वोट मिले हैं अपनी ही स्टेट से। जनता दल, इसे 20, इसे 2, इसे 23, इसे 4। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो सब पार्टीज होती हैं, जैसे देखिए इसे 2 मिले हैं, फिर भी ये पार्लियामेंट में बैठ रही है, ये ओपोजिशन में बैठेगी। और जो सेकंड लीडिंग पार्टी होती है, यानी कि तो बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, वो होती है हमारी ओपोजिशन पार्टी। और ये सभी के सभी ओपोजिशन में आती हैं। और सबसे बड़ी कौन सी होती है ओपोजिशन पार्टी, लाइक अभी हमारी आईएनसी चल रही है ओपोजिशन पार्टी बीजेपी की। ऐसा क्यों है, बिकॉज वो सेकंड लीडिंग पार्टी थी। तो अब क्या होता है, ये जो जैसे इसको 2 मिले हैं, यानी कि इसको पूरे कंट्री में से किसी पूरी कंट्री में से, पूरी जितनी भी कंट्री है उसकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इसको वोट मिला है, पर फिर भी अपोजिशन में बैठती है। तो मैंने इसको बता दिया कि क्या होता है ओपोजिशन, क्या होता है, जो ओपोजिशन होता है जितनी भी और बची हैं पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पर जो मेजॉरिटी में नहीं आई हैं, जो मेजॉरिटी में आती है वो गवर्नमेंट बन जाती है, यानी कि वो हमारी रूलिंग पार्टी बन जाती है। और उनमें से सबसे लार्जेस्ट यानी कि सेकंड लीडिंग पार्टी हमारी ओपोजिशन पार्टी होती है। अब लोकसभा का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़रूरी है, उसका फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट यानी कि जो लॉज बन के तैयार हो गए, लोकसभा ने लॉ बनाया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पढ़ा, उसके अंदर उसे जो भी चेंजेस करने थे वो करे, फिर वहाँ से वो सीधा प्रेसिडेंट पे गया, अब लॉ बन गया। अभी तक ये बिल था, अभी तक ये बिल बन रहा था, क्योंकि अभी तक लोकसभा ने बिल बनाया, अब राज्यसभा ने उसे मॉडिफाई किया, जो भी उसे करना होता है। अभी मतलब वो ये देख रही होती है, फिर उसके अंदर अगर उसे कुछ ऑल्टर करने, कुछ खराबियाँ लगती है तो वो ठीक करती है, फिर प्रेसिडेंट पे जाता है और फिर एग्जीक्यूटिव उसे लागू करता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जो है वो जो होता है जो लागू करता है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लॉ बना के देती है। तो पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा में पार्लियामेंट को इंक्लूड, लोकसभा और राज्यसभा में हम प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं करते, हम पार्लियामेंट में इंक्लूड करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो भी हमें गवर्नमेंट की वो उसके लिए भी हम गवर्नमेंट टर्म यूज़ करते हैं, वो भी गवर्नमेंट में आता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, वो जो है लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में, वो लोकसभा में लीडर होता है। ओके, और राज्यसभा का कौन होता है लीडर, वाइस प्रेसिडेंट। तो अब क्या होता है, जो एमपी हैं वो जो उसकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लोकसभा के अंदर बेसिकली जो मेन लीडिंग पार्टी होती है ना, उसके अंदर उसी के एमपी बिलोंग करते हैं, वो लोग जो उसकी पार्टी से जीते थे। अब क्या होता है, उसे कुछ मिनिस्टर्स चाहिए होते हैं जो उसके साथ काम कर सकें और डिसीजंस बना सकें। ये मिनिस्टर जो हैं ये अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन, फाइनेंस, ठीक है, और सैनिटरी का जो एक स्टेट का सैनिटरी का काम होता है ना, वो भी हेल्थ मिनिस्टर ही करते हैं। अब क्या होता था, पुराने टाइम्स के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता था एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेजॉरिटी जीतना, तो वो क्या करते थे, वो अपनी साथ दूसरी पार्टी को मिला लेते थे। दूसरी जो भी पार्टी है उन दोनों को एक साथ, जो उसके साथ दूसरी पार्टी है ना, वो उन दोनों के साथ ज्वाइन हो जाया करते थे। दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, व्हेन 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग सिमिलर कंसर्न एंड, तो इसको हम ये बोलते हैं
different political parties who are interested in same concern form a coalition government। इसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग पार्टी, ठीक है। लाइक मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा भी है, आईएनसी जो है उसको नहीं मिली थी मेजॉरिटी जीतने की, 2009 के रिकॉर्ड्स हैं, तो इसको नहीं मिल पाई थी, तो आईएनसी जो है उसको सही से नहीं मिल पाई थी। तो अब क्या था, उसको जो है कोलिएशन करनी थी, तो उसने इस यूपीए के साथ कोलिएशन कर ली और मेजॉरिटी जीत ली, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये ना अनस्टेबल होती है बहुत ज़्यादा। तो अब राज्यसभा, अब जो राज्यसभा होती है ना, वो बेसिकली हमारी फंक्शन करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट इन द पार्लियामेंट। अब जो राज्यसभा होती है ना, उसका बेसिकली जो राज्यसभा होती है वो क्या, इट कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। इट देयरफॉर हैज एन important role of reviewing and altering if alterations are required. If laws initiated by the Lok Sabha, the members of are elected members of Legislative Assembly of various states. There are 23 elected members plus 12 elected members nominated by the president. तो क्या होता है, जो राज्यसभा है वो बेसिकली फंक्शन करती है, वो उसका बेसिकली प्राइमरली उसका फंक्शन ही यही होता है, वो स्टेट ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट, यानी कि वो जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करती है स्टेट ऑफ इंडिया इन दी पार्लियामेंट। इसका ये क्या काम होता है, इट कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। तो क्या होता है, ये बिल बना भी सकती है, यानी कि मैंने बताया ना, वो प्रेसिडेंट से जाने से पहले, लागू होने से पहले वो एक बिल होता है, उसे हम लॉ नहीं कहते क्योंकि अभी वो नहीं बना होता। तो अब जो राज्यसभा है, जब उसे लॉ बनाना होता है, बेसिकली तो क्या होता है, लॉ बनाती है, हमारी बिल बनाता ही है, हाँ। और ना लेजिस्लेशन के लोकसभा के फंक्शन में यही लिखोगे, इनिशिएट्स लॉ, बिकॉज हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका बेसिकली लॉ बनाने का फंक्शन होता है, पर बिना इम्प्लीमेंट हुए, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो उसे हम बिल का नाम देते हैं। तो क्या होता है, वो जो बिल है ना, एक बिल चाहिए होता है, वो जो बिल है, वो जो लॉ बन के आया है, उसे राज्यसभा से जाना होता है, उसे गुजर के जाना होता है। जो अगर उसे लॉ बनना है, वो लॉ तभी बन पाएगा, एक लॉ के अंदर वो तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब वो राज्यसभा से जाएगा। तो कुछ ऐसे होता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, लोकसभा के बाद अगर राज्यसभा में नहीं गया वो लॉ, मतलब वो लोकसभा ने कैंसिल कर दिया है। लोकसभा जो भी बिल बनाती है ना, वो राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा को अगर राज्यसभा उसको पढ़ती है, राज्यसभा उसको रिव्यू करती है, उसे पढ़ती है, फिर उसके अंदर अगर उसे लगता है कि कुछ उसमें कमियां हैं, तो उस कमियों को करती है पूरा। और फिर तो वो किसकी कमियों को पूरा करती है, जो लॉस लोकसभा बनाती है। अब क्या होता है, जो लॉस लोकसभा बनाती है वो जाता है राज्यसभा के पास, जिसे हम बिल कहते हैं। तो अब एक बिल चाहिए होता है, यानी कि अगर उस बिल को लॉ में बनना है, अगर वो नहीं पहुंचा राज्यसभा तक, लोकसभा ने बनाया और वो राज्यसभा तक नहीं पहुंचा, तो वो सीधा प्रेसिडेंट पे नहीं जाएगा। तो क्या होता है, पहले इसने लॉ बनाया, वो जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा के पास वो उसे पढ़ती है, उसे रिव्यू करती है, और फिर अगर उसके अंदर कुछ ऐसे कमियाँ लगती हैं उसे करती हैं, और फिर और एक बिल चाहिए होता है, यानी कि उसको एक बिल यानी कि बिल होता है, उसे जो मैंने अभी बताया, उस बिल को जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो हमारी लोकसभा ने बनाया है, उस बिल को पास ऑन होना पड़ता है राज्यसभा तक। तो द बिल क्रिएटेड बाय लोकसभा हैज टू पास थ्रू राज्यसभा। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई होगी आई होप, कि जो बनाती है लोकसभा और वो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा उसे जो है ऑल्टर करती है, उसे पढ़ती है, उसके अंदर जो कमियां लगती है उसे ऑल्टर करती है और फिर भेजती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है इसे इलेक्ट कौन करता है, इन्हें इलेक्ट करते हैं एमएलए। जितने भी कंट्री के एमएलएस होते हैं वो सभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और वो सभी इकट्ठा हुए एमएलएस जो हैं उनमें से वो चूज़ करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। और फिर 23 इलेक्टेड एमएलएस होते हैं, और दो जो है नॉमिनेटेड बंदे होते हैं प्रेसिडेंट से। अब आता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट।
अब इसके अंदर क्या होता है, और आप स्पीकर का फंक्शन भी जान लीजिए। उसका फंक्शन होता है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, अब जो पार्लियामेंट शुरू होता है ना, तो उसका 1 घंटा जो है एक क्वेश्चनिंग आवर से शुरू होता है। अब क्या होता है, क्वेश्चनिंग आवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिससे जो है एमपी जो है वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट का काम कैसा चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वे है, जिससे पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है। क्वेश्चंस पूछ के गवर्नमेंट जो है उसे डर लगने लगता है कि उसके जो है आगे के उसके जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसका काम चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा, और उसे ये भी पता चल जाता है अपने एमपी के थ्रू। जैसे देखिए, अगर वो गलत काम कर रहा है, अब वो उससे क्वेश्चन पूछेगी, एमपी जो है उससे क्वेश्चन पूछेगा, और अगर उसने कुछ बताया तो उससे शक होगा, तो उस गवर्नमेंट वाले बंदे को पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो उसे डर लगने लगता है कि अगर ये सामने आ गया तो क्या होगा, इसलिए वो हमेशा अच्छे काम करता है। और उसे ये भी पता चल जाता है जब वो क्वेश्चन पूछता है कि पीपल का ओपिनियन क्या है उसके लिए। तो आस्किंग क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हर एक एमपी के लिए। और ओपोजिशन जो है उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बिल्कुल डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए, बिकॉज वो जो है ओपोजिशन पार्टी, उससे सबसे ज़्यादा शिकायत होती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है। अब और ये सब टीवी पे भी कभी कभार दिखाया जाता है। अब देखते हैं ना आईएनसी एंड बीजेपी की लड़ाई, तो ओपोजिशन में वो उनसे क्वेश्चंस पूछती हैं और वो क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। और अगर उन्हें कोई भी शक होता है, ओपोजिशन को अगर उसे कोई भी शक होता है कि जो बीजेपी है, अगर आईएनसी को कोई भी शक हुआ कि भाई जो बीजेपी है ये अच्छे से काम नहीं कर रही, ठीक है, जो क्योंकि वो ओपोजिशन में है, तो कोई भी ओपोजिशन की टीम पूछ सकती है, और बेसिकली ज़्यादातर आप आईएनसी को ही देखते होंगे। तो जो आईएनसी है वो अगर उसे कोई भी शक लगता है तो वो जब भी उससे पूछती है, और अगर गवर्नमेंट आंसर नहीं दे पाई तो उससे सज़ा भी मिल सकती है। अब क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को वो पूछती है, और अगर गवर्नमेंट कुछ उसे अगर वो क्वेश्चंस पूछती है और गवर्नमेंट के सारे आंसर्स मतलब लाइक बहुत ही अच्छे से होते हैं, वो सब कुछ कर रहा होता है, तो उसको अच्छे से फीडबैक में मिलता है। और एडिशनली जो सारे फाइनेंस के काम होते हैं, मान लीजिए जो अभी बना था रिसेंटली कि सभी के अकाउंट में 500 रुपीज़ आएंगे, ओके, तो ये सारा फाइनेंस का काम था, तो इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। गवर्नमेंट को बहुत क्रूशल होता है पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है गवर्नमेंट को। और एमपी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो अब जो एमपी है उसका एक रोल होता है कंट्रोल करने में, गाइड करने में, इन्फॉर्म करने में पीपल्स को, मतलब गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एंड दिस मतलब क्वेश्चनिंग आवर, तो पार्लियामेंट और क्वेश्चनिंग आवर जो है वो बहुत ही इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अभी जो लॉ बनाती है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो लॉ मेकिंग जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये जो है सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट है। तो हु आर दी पीपल इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जो है मोर एंड मोर पीपल अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग रूरल मेंबर से आते हैं, हर ग्रुप्स एंड पीपल जो हैं वो उन्हें जो है और बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्लियामेंट में अब तक रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जैसे कि दलित और बैकवर्ड क्लासेस। ये लोग जो हैं ये नहीं होते इलेक्ट, दलित ये सब जो है इन लोगों को इलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि लोग हैं वो इन्हें इलेक्ट नहीं करते, वो पार्टीज़ को ही, जो रूलिंग जो भी पार्टीज़ हैं उन्हें ही इलेक्ट करती हैं, ठीक है। जो जनता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो जो है इलेक्ट ही नहीं करती इनको, तो इनके लिए सीट्स रिजर्व करती गई हैं इनके लिए, जैसे एससी एसटी दलित्स बैकवर्ड क्लासेस। ये देखा गया है कि रिप्रेजेंट जो है परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं आ पा रही, हमारे इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस अलग हो चुके हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो हिस्टोरिकली, तो देखिए ये बहुत देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो हमारी कम्युनिटीज़ जो कि हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कुछ सीट हैं वो पार्लियामेंट के लिए रिज़र्व हो गई हैं SC ST के लिए। तो क्या है यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कि हाउ मार्जिनलाइज्ड आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। मार्जिनलाइज होता है बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST, तो इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कैसी दी जाए। तो सम सीट तो इन्हें कैसी दी गई है डेमोक्रेसी में। तो ऐसा क्या किया गया है, इनको जो है कुछ सीट्स जो हैं इनके लिए रिज़र्व हो चुकी हैं पार्लियामेंट के अंदर। मतलब इनके लिए पक्का है कि जो है ना गवर्नमेंट वो सीट्स उसने रख ली है SC एंड ST के लिए। मतलब वो जो है दलित्स का ही ग्रुप बनाती हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हीं को ही इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दलित और आदिवासी जो हैं वो रिप्रेजेंट हो पाते हैं पार्लियामेंट में। तो वाई का आंसर होगा कि इन्हें क्यों दिया जाता है। तो इससे ये होगा कि सो डैट दे कैन एक्सप्रेस देयर प्रॉब्लम्स इन दी पार्लियामेंट। सिमिलरली इसके पास बहुत सारी वेज हैं जिससे हमने वुमेंस की भी सीट की है। तो इसके लिए इसका भी क्यों है, बिकॉज वाई ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देयर इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर दैट हाफ पॉपुलेशन आर वुमेन। तो इसका भी अगर हमें पूछा जाए कि वाई सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, तो ये होगा सो डैट द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो फेमिलियर विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन। इट इज़ अ इशू डैट, तो अब ये भी है कि हमने जो है ये जो है हमने देखा है कि सीट्स जो हैं वुमेंस के लिए भी रिजर्व हो चुके हैं। ये इशू जो है ये अभी डिबेट किया जा रहा है। 60 साल पहले खाली 4% की MP जो थी वो वुमेन थी, पर आज 11% हो चुकी हैं। तो पर ये बहुत ही अमेज की बात है कि हमारी हाफ पॉपुलेशन वुमेन है फिर भी MPs इतनी कम है। तो ये जो है इट इज़ द इशू ऑफ दिस काइंड एंड फोर्स द कंट्री टू आस्क। तो हमारे जो है अभी भी हमारी कंट्री डेवलप कर रही है और वो इन अनरिजॉल्व जो अभी क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं हुए हैं इनके आंसर्स ढूंढ रही हैं और इनको अभी भी वर्क में चल रहा है। पर आंसर जो है वो रिफ्लेक्शन है गवर्नमेंट जो है, आप पीपल जो है इंडिया के उनको भरोसा है गवर्नमेंट पे कि ये जल्दी इसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो चुका है। ये लास्ट में ग्लॉसरी भी कर लेते हैं। इसके अंदर खाली एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कोलिएशन। तो ये कोलिएशन होता है कि मैंने वैसे आपको बता ही दिया है, वो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है इसकी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है 47 मिनट्स में। बाय फ्रेंड्स।